हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो यार हम लोग लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा स्केलर वेक्टर क्या होता है और मतलब सॉरी, हम स्केलर चीजें क्या होती हैं, ठीक है। वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। और थोड़ा बहुत वो जो बेसिक मैथ का लास्ट वाला टॉपिक बचा था, उसको भी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को खत्म किया था। और फिर हमने बहुत अच्छे से समझा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायग्राम से, ठीक है। और मैथमेटिकली जैसे डायग्राम से मैंने दिखाया था, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली मैंने बताया था किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर इस प्रकार से एरो यानी कि टोपी खींच दो तो उसको बोल देते हैं हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। किस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकली। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। तो आज हम लोग बेसिकली आगे पढ़ेंगे। और हाँ, हमने दो तीन सवाल भी करे थे। और जैसे कि हमने एक चीज समझी थी कि अगर मैं कभी भी ऐसा सवाल दे दूं, कैसा सवाल देख लो, इसे नोट नहीं करना। मैंने बोला ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। 3 न्यूटन जो है उसको मैं बोल देता हूँ वेस्ट में है। 2 न्यूटन जो है वो मैं बोल देता हूँ लेट से नॉर्थ में है, ठीक है। तो एक वेक्टर ड्रॉ करो जो कि 2 न्यूटन नॉर्थ में हो, 3 न्यूटन वेस्ट में हो, ठीक है। और तो हम कैसे ड्रॉ करते थे, हम ऐसे ड्रॉ करते थे कि ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये था नॉर्थ। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये था ईस्ट, ये था नॉर्थ, ये था वेस्ट, ये था साउथ। तो हमने बोला एक वेक्टर ड्रॉ करो जो 2 न्यूटन नॉर्थ में हो। 2 न्यूटन नॉर्थ में होने का क्या मतलब है, 2 न्यूटन नॉर्थ में होने का मतलब है कुछ इस प्रकार से, नॉर्थ में 2 न्यूटन, 3 न्यूटन ईस्ट में हो, इस प्रकार से 3 न्यूटन ईस्ट में। तो वो वेक्टर ये हो, इनका रिजल्टेंट निकलेगा। मैंने कहा हाँ, मान लो इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये हो गया इनका रिजल्टेंट। मैंने कहा हाँ सर, ये हो गया इसका रिजल्टेंट, आगे बताओ। मैंने कहा अब देख यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या है। अगर मैं बोल दूं डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का, ये चीज गिवन है, ठीक है। डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का वो मैं बोल देता हूं लेट्स से वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है वेक्टर की, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये होगा डायरेक्शन। वेस्ट से नॉर्थ नहीं, इसको उल्टा पढ़ते हैं, नॉर्थ से वेस्ट। ये चीज मैंने कल पढ़ाई थी, तो जस्ट मैं एक ऐसी क्विक रिवाइज दे रहा था। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको आप इग्नोर मार सकते हो। तो मेरा वो मिटाने वाला कहाँ गया ये? चलो ठीक है, ये नहीं है यार, कहीं और होगा। रुको जरा मैं रुमाल ढूंढ लेता हूँ। तो आज वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा था, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा थोड़ा बता देता हूँ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाला। और मेरा माइक ऑन है, चलो ठीक है। चलो आओ, तो हम लोग अब बात करेंगे आज बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर की। किसकी? टाइप्स ऑफ वेक्टर। बोले अच्छा। मैंने कहा बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। और बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग शुरुआत में लेते हैं हल्के में, और बाद में फिर ये हमें हल्के में लेने लगते हैं जो यूज होते हैं बड़े बड़े सवालों में। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप ऐसे समझो, एक होता है हमारे पास इक्वल वेक्टर। मैंने कहा क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स मतलब कि इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। तो मैंने कहा सुन, दो वेक्टर को तू इक्वल कब कह सकता है, तेरे पास दो वेक्टर हैं। मैंने कहा हाँ, दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका, ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव। अब आएगा मेन, कि दो वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर कब कह सकता हूं, ठीक है। अगर वो तीन कंडीशंस को फॉलो करें। बोले क्या तीन कंडीशंस होंगी? सबसे पहला मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर हुआ इतना? मतलब दो वेक्टर्स को मैं इक्वल वेक्टर्स तब कहूंगा जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी। मैंने कहा हाँ यार। और तीसरा पॉइंट होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है जब वो फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होंगी। बोले ये क्या है? मैंने कहा अभी समझाता हूँ। मैंने कहा सुन, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब, अगर एक वेक्टर मान ले फोर्स है,
और वो 2 न्यूटन का लग रहा है, तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 2 ही होना चाहिए। डायरेक्शन सेम मतलब दोनों सेम दिशा में लगनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर एक फोर्स है तो दूसरा वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझो तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत बढ़िया सा। लेट से मेरे पास इस प्रकार से एक ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का कोई ब्लॉक है। मैंने कहा ठीक है, वैसे ये एम मास वाली जो चीजें है ना, ये हम उसमें देखेंगे, बोले किसमें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो यहां से अगर मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, माइक ऑन है, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैंने कहा हाँ, ठीक है। या ऐसे समझ, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बोले ठीक है, यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ सर, यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ F1। ठीक है, दिख नहीं रहा ना, डार्क लिखता हूँ, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, और ये वेलोसिटी V हो गया। तो मेरे यहाँ पे कुछ सवाल है। क्या सवाल है? एक बहुत फंडामेंटल और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इससे आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या क्या F1 और F2, क्या F1 एंड F2 इक्वल वेक्टर हैं? बताओ, आप ही बताओ मुझे सोच के। सोचो, अभी डेफिनेशन लिखवाई थी, पढ़ो और फिर बताओ, क्या F1 और F2 इक्वल वेक्टर हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर। मैंने कहा कैसे बोल दिया नहीं सर? अरे सर, F1 की डायरेक्शन ये है, बोले हाँ, और F2 की डायरेक्शन ये है, बोले हाँ, मतलब F1 जा रहा है ऐसे डिंग 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 डिंग, और F2 जा रहे हैं डिंग 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 डिंग, मतलब अपोजिट जा रहे हैं। और अपोजिट जा रहे हैं तो इक्वल वेक्टर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर में 3 कंडीशन है और तीनों फॉलो होनी चाहिए। पहली बात मैग्नीट्यूड सेम, दूसरी बात डायरेक्शन सेम, तीसरी बात फिजिकल क्वांटिटी सेम। तो इन सब में 10 10 10 10 मैग्नीट्यूड तो सब में सेम है, लेकिन डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए। हाँ, तो डायरेक्शन ही सेम नहीं है। बोले हाँ, ये बात है। मैंने कहा एक बात बता, क्या F2 और F3 इक्वल वेक्टर हैं? आप अब बताओ, क्या F2 और F3 इक्वल वेक्टर हैं? तो आप बोलोगे F2 सर पीछे की ओर लग रहा है। मैंने कहा कितना? 10 न्यूटन। F3 भी पीछे की ओर लग रहा है, बोले कितना? 10 न्यूटन। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ सर, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो डायरेक्शन भी सेम है। क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम है? बिल्कुल। देख, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो यानी कि ये इक्वल वेक्टर हैं। अच्छा, ये कहानी है यहाँ पे। हम्म, अब समझ में आ रहा है। हम्म, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या F1 एंड वेलोसिटी, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, क्या ये फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स के अंदर आएंगे? बताओ, क्या फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स के अंदर आएंगे? तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर लग रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 ये भी 10। लेकिन सर फिजिकल क्वांटिटीज तो अलग अलग है ना, ये फोर्स है तो ये वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे ये इक्वल वेक्टर नहीं है। समझे? अगला देखो, अगला है हमारे पास पैरेलल वेक्टर। तो पहले एक काम करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर अब स्टार्ट करते हैं। ये मैं बस इतना सा मिटा देता हूँ, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ी। और यहाँ से आ, ये वाला पॉइंट मिटाओ और ये वाला पॉइंट मिटाओ, बस हो गया पैरेलल वेक्टर। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पैरेलल वेक्टर। बोले ग्रीन मार्कर इधर आ जाओ। देख भाई, दो वेक्टर को तू पैरेलल वेक्टर कब कहेगा? तो आंसर है, दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर तब कहे जाएंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। है, डायरेक्शन सेम होगी। मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब एक फोर्स वेक्टर है तो एक वेलोसिटी वेक्टर चलेगा? मैंने कहा कुछ भी चलेगा, दुनिया के कोई से भी अलग अलग वेक्टर्स हो। मान ले एक फोर्स वेक्टर, एक एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक मोमेंटम वेक्टर है, कुछ भी है,
लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो तू उनको पैरेलल वेक्टर कह देगा। मतलब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो बस उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। मतलब ये समझो कि अगर मेरे पास मैं बोल दूं एक ऐसे ब्लॉक है और इधर लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये F1 फोर्स और ये F2 फोर्स, बोलो ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब समझना, यहाँ पे F1 फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का है। ठीक है, इसको ढंग से बना देता हूँ। F1 फोर्स 2 न्यूटन का इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर की ओर है। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, इसको 2 बना देते हैं, इसको 4 बना देते हैं। ठीक है, F1 फोर्स 4 न्यूटन का इधर की ओर, वेलोसिटी। तो यार एक बात समझना, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। हाँ, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगे हैं। हाँ, लेकिन सर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, बता तू मुझे। मैंने ऐसा तो बोला नहीं ना पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का भी कुछ लफड़ा है। मैंने बस इतना बोला, इसमें बस एक चीज याद रखनी है, वो है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम ही है ना। अरे तू समझ रहा है ना मेरी बात। अरे मेरे भाई डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो हम इनको पैरेलल वेक्टर बोल देंगे। हाँ सर ये पैरेलल वेक्टर है। मतलब पैरेलल वेक्टर में बस ये याद रखना है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बोलो ठीक है क्या? इतना समझ में आया? ठीक है सर, ओके सर, समझ के। हम्म तो अब मैं ना एक एक बढ़िया सवाल करवाता हूँ। यहाँ पर आप मुझे बताओ कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं और कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो इक्वल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर के बारे में, तो आप बोलोगे सर F1 और F2 ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल वेक्टर तो है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर तो सिंपल है, बस सेम डायरेक्शन। लेकिन सर मैग्नीट्यूड अलग अलग होने से ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर की कंडीशन थी। अब मैं बात करता हूँ F1 और F3 की। मैंने कहा हाँ यार बात कर लिया, क्या बात कर रहे हैं। तो बोले F1 और F3 सर सेम डायरेक्शन में है, तो पैरेलल, मैग्नीट्यूड भी सही है, सेम है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, तो यानी कि इक्वल वेक्टर भी हो गए। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी और F4 वेक्टर की बात करूं, ठीक है मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर एंड F4 वेक्टर के बारे में बात करूं, तो मैं बोलूंगा सर देखो इनकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना, इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है। बोले हाँ, तो यानी कि इनको मैं पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूँ, लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है, एक वेलोसिटी है तो एक फोर्स है। इस तरीके से आप ये वाले सवाल कर सकते हो। अब आते हैं अपने फोर्थ टाइप के वेक्टर के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अब आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे। देखिए पैरेलल वेक्टर है, यहां बस मैं एंटी लिख रहा हूं, ANTI, एंटी। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? दो वेक्टर को आप, शिट यार यहाँ पंगा होगा। अरे सुनो यार, सुनो, यहाँ पे एंटी पैरेलल आएगा। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल को एपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एंटी पैरेलल। जब मैं इससे पहले पैरेलल वेक्टर पढ़ा रहा था तो भी मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे तुम इक्वल की जगह उस केस में पैरेलल लिख लेना। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक यार हो जाती है। मतलब वो मैं देखना भूल गया था कि यहाँ पे मुझे काट के वो भी लिखना था जब मैं मॉडिफिकेशन कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इक्वल वेक्टर को मिटा के पैरेलल लिखना भूल गया था पैरेलल वाले केस में, तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे हैव, इफ दे हैव, इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट।
मतलब मैंने क्या समझा, मैंने एक बहुत ही कमाल की बात समझी। मैंने कहा क्या कमाल की बात समझी, मैंने ये समझा कि जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन, तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, पैरेलल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बोले हाँ अपोजिट डायरेक्शन, तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ओके, ये बात है। मैंने कहा हाँ यार, मतलब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम तो पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट तो एंटी पैरेलल। अच्छा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा एंटी पैरेलल वेक्टर का एक सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, बढ़िया सी ड्राइंग बनाने की सोच रहा हूँ, एक बढ़िया सी ड्राइंग बनाता हूँ, एंटी पैरेलल का एक बढ़िया एग्जांपल देंगे। ठीक, जैसे कि ये मान लो कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, है ना। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से थोड़ा बना देते हैं। पता नहीं बड़ी खराब सी बन रही है, बट तुम संभाल लो। ये बिल्डिंग है या कोई टावर है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, बोले अच्छा, ये रहा हमारा लड़का या फिर लड़की मान लो, ये इसके बाल वाल मैंने पहरा दिए, थोड़ा दिख रही है लड़की मेरी। लड़की दिखनी चाहिए, थोड़ा और सुंदर बनाता हूँ, लड़की दिखनी जरूरी है। हाँ, माइक तो ऑन है। तो मैंने कहा सुन, ये तेरे पास एक बिल्डिंग है, बोले हाँ सर बिल्डिंग है। ठीक है, यार क्या हो रहा है, ये मेरे से इतना बेकार क्यों बन रहा है, और चलो ठीक है, मैं तो इतना बढ़िया आर्टिस्ट हूँ। देखो 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 देखो, ये हमारे पास एक लड़की है। मैंने कहा ठीक है सर, लड़की बनाने दो पहले मेरे। ये मैंने बना दी एक सुंदर सी लड़की। यहाँ पे थोड़ा इसकी स्माइल स्माइल बना देते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, बड़ी गंदी सी लग रही है। सिंपल ही बनाता हूँ। ये मेरे पास एक लड़की है, और ये लड़की मैंने कुछ ऐसे बना दी। ये इसके जुल्फे, उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। और ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता इतना शो करके। ठीक है, माइक ऑन है मेरा। हाँ, सब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे एक लड़की खड़ी है, लड़की ने अपना हाथ आगे किया है। लड़की का हाथ दिख नहीं रहा क्या, ये लड़की का हाथ है। ठीक है, बहुत बड़े हाथ है इसके, और इस हाथ पे इसने बॉल पकड़ रखी है। इसको बॉल से खेलने का बड़ा शौक है। इसकी मम्मी बोलती है बेटा हाइट पे जाके बॉल से मत खेला कर, लेकिन ये तो खेलेगी क्योंकि ये बदमाश है। तो ये बॉल क्या कर रही है, ये बॉल ऊपर फेंक रही है, बोले अच्छा। और जैसे इसने बॉल ऊपर फेंका, तो बॉल डिंग 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 टपाश, ऐसे गई और ऐसे जाके नीचे गिरी। है ना, सिंपल सी बात है, अगर लड़की बॉल को उछालेगी तो बॉल डिंग 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 टपाश ऐसे जाके जमीन पे टप से गिरेगी। बोले अच्छा। अब मैंने कहा सुन मेरे भाई, यहाँ पे कमाल की बात क्या है, यहीं पे तो कमाल की बात है यार। जब बॉल यहाँ पे थी, जब बॉल यहाँ पे थी, तो तुझे फील आ रहा है कि सर इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की ओर थी, वेलोसिटी तो इसकी ऊपर की ओर थी, क्योंकि ये वेलोसिटी ऊपर की ओर जा रही थी। मैंने कहा हाँ। और जब ये बॉल सर इस डायरेक्शन में थी, मैंने कहा एग्जैक्टली exactly, तो ये बॉल जो है वो नीचे की ओर आ रही थी, मतलब वेलोसिटी नीचे की ओर थी। मैंने कहा हाँ। और यार हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। तो मैं ये बोल रहा था, अरे यार वो दिमाग खराब हो गया था मेरा, कुछ कुछ हो गया था। तो ये मेरे पास एक लड़की है, लड़की के हाथ में बॉल है, बॉल को लड़की ने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर से नीचे की ओर टप से गिरी। बोले अच्छा, ये गिरी बॉल। ठीक है, और जब बॉल नीचे गिरी, तो मैंने कहा इस वाले पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो जब बॉल इधर थी तो ये बॉल ऊपर जा रही थी, हाँ। लेकिन तुम्हें पता है ग्रेविटी जो होती है, mg फोर्स जो होता है, वो ऑलवेज सेंटर पे लगता है अर्थ के। इसका मतलब बॉल की वेलोसिटी ऊपर है, और जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी है g, वो नीचे लग रहा होगा। बोले अच्छा, ग्रेविटी फंडामेंटल है, ग्रेविटी g ऑलवेज नीचे लगता है। कोई बोलेगा ये जी क्या होता है, तो मैं उसको इस चीज को एनएलएम में सिखाऊंगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अभी के लिए इतना समझो, जी को मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है, मतलब बेसिकली है क्या ना, जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है, बोले अच्छा इस मार्कर को मैं यहाँ से ड्रॉप करूं तो ये मार्कर नीचे गिर रहा है। इस मार्कर को मैं ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं तो भी ये मार्कर नीचे गिर रहा है। बोले अच्छा, हम जमीन के ऊपर खड़े हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमें खींच रही है। मैं मार्कर को छोड़ रहा हूँ, मार्कर नीचे आ रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। क्योंकि एक्सलरेशन के साथ, जिस एक्सलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लिया जाता है, और वही है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ बता देता हूँ अभी के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सलरेशन है तो सेकेंड स्क्वायर आ गया, और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी के लिए किसी को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में तो कट्टर इग्नोर मारे इसको, कट्टर इग्नोर, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ये टॉपिक था ही नहीं पढ़ाने का, ये तो मैंने ऐसे हीरोपंथी में समझा दिया। तो ये थोड़ा सा लिख लेता हूँ बस इतना कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये लिख लेता हूँ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। अच्छा, तब जब लड़की ने बॉल ऊपर फेंका तो बॉल की वेलोसिटी ऊपर और ग्रेविटी नीचे है। और जब बॉल नीचे आ रही थी तो बॉल की वेलोसिटी नीचे थी, लेकिन ग्रेविटी भी नीचे थी, क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलवेज सेंटर पे लगती है, नीचे लगती है ना। ग्रेविटी ऑलवेज नीचे लगती है, ठीक है। वो सेंटर वाली बात क्या थी वो भी हम वहीं पे देखेंगे जब उसकी जरूरत होगी। तो यार अभी तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर है और ग्रेविटी एक वेक्टर है, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ग्रेविटी है क्या? एक्सलरेशन ही तो है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, इसको ग्रेविटी नहीं बोलते, मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल गया, इसको एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सलरेटर एक वेक्टर होता है, बोले हाँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी और ग्रेविटी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सलरेशन क्योंकि नीचे लग रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे कि ये वाला केस में ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। बोले अच्छा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर है, एक्सलरेशन नीचे है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों होंगे ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। दैट्स इट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, और ये जो इस टाइप के सवाल है ना कि ऊपर से नीचे कब गिरेगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर जब घुस जाएंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन के जब वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मोशन इन 2D 3D ये सारी चीजें तब पढ़ेंगे। बोले ठीक है, तो इतना ही था वेक्टर्स के टाइप्स में। अब और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे जैसे कि हाँ, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं, पहले वो निपटा लेते हैं। चलो पहले मैं इसे निपटा रहा हूँ, नोट कर लो यार। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, ठीक है। क्या होगा कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, और समझाने के बाद लास्ट में डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। देखो, टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। क्या होगा कि अगर मैं किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से? हाँ ठीक है सर, क्या होगा बताओ। मैंने कहा यार वही तो बताने के लिए आया हूँ। बात तो सही है। देखेंगे भाई, अगर मान ली ये कोई वेक्टर है 10 न्यूटन का, ठीक है। हाँ सर, और तूने मतलब ये फोर्स है और न्यूटन से ही समझ में आ गया, तो इसको मैं F1 वेक्टर बोल देता हूँ। F1 वेक्टर जो है वो 10 न्यूटन का है। बोले ठीक है। अगर आप इस वेक्टर को, हाँ क्या, अगर आप इस वेक्टर को किसी स्केलर से मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, स्केलर मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी नंबर, है ना। स्केलर मतलब घबराना मत, स्केलर मतलब मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं फोर्स वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और वो नंबर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 10 है, तो इसको जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 10F1 बराबर, यहाँ F1 में 10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो F1 की वैल्यू तो 10 थी, तो 10 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। मान लो आपने F1 वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि पॉजिटिव है, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2F1। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सर F1 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि F1 तो 10 था, तो 10 में 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया 20 न्यूटन, ठीक है। अब इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक नया फोर्स वेक्टर बोल देता हूँ, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ F2 वेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास एक F1 वेक्टर था जो 10 न्यूटन का था। हाँ सर, F1 वेक्टर 10 न्यूटन का था।
मैंने F1 वेक्टर में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये 2F1 वेक्टर बन गया जो कि 20 न्यूटन का है। ये नया वेक्टर है ना, एक नया वेक्टर है जिसकी जिसकी वैल्यू भी नई है, तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया F2 वेक्टर। अब समझना होता क्या है, मैंने आपको सिखाया था, बोल के निकला था, ठीक है, पहले कि सर जब आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतने टाइम्स बड़ा हो जाता है। जैसे समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ ये F1 वेक्टर 10 न्यूटन का है, तो एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करो जो F2 हो और 20 न्यूटन का हो, तो आप बोलोगे वो ये हो जाएगा। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो लेंथ होगी उसकी डबल होगी इसकी लेंथ, मतलब F2 वेक्टर F1 का डबल होगा। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सर अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, ठीक है, ये नंबर है, जहां पे नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, सो द साइज ऑफ वेक्टर, द साइज ऑफ वेक्टर becomes n times and direction remains same। डायरेक्शन पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है। समझ में आया? रुको गेट बंद करो। क्या अगर किसी वेक्टर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं जहां पे वो नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे फोर्स वेक्टर था 10 न्यूटन का, इसको मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई गधा ही होगा जो नेगेटिव बोले। हाँ बात तो सही है, देख रहे हो, ये धूप भी बहुत मजे ले रही है, कभी लाइट तेज हो रही है और कभी धीमी, खैर छोड़ो। तो ये फोर्स अगर 10 न्यूटन का है तो अब ये हो जाएगा 20 न्यूटन का। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना सीख लो यार। मैं जानता हूँ वो धूप कभी ब्राइट हो रही है कभी डल हो रही है, वो मुझे भी फील हो रहा है, देखो अभी हुई। लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना सीख लो। अरे करना पड़ेगा भाई। तो ये फोर्स हो गया 20 न्यूटन का, मतलब फोर अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जहां पे नंबर पॉजिटिव है तो वो वेक्टर उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका साइज 2 टाइम्स हो जाएगा, 20 न्यूटन वेक्टर का साइज 2 टाइम्स हो जाएगा। बोले अच्छा। अब अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा कौन सा एग्जांपल? मैंने कहा सर समझो, हमारे पास ना एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर 1 न्यूटन का है। तो मैंने कहा हाँ, आपने क्या किया, आपने इस वेक्टर में, इसको मैं F1 वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है, तो F1 वेक्टर, सर आप फोर्स से क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बस ऐसे ही मजे ले रहा हूँ। तो एक फोर्स वेक्टर है F1 वेक्टर जो कि 1 न्यूटन का है। मैंने कहा हाँ, अब मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ लेट से F2 वेक्टर जो कि कितने न्यूटन का है? 4 न्यूटन का है। इसका मतलब क्या है कि F1 वेक्टर में 4 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा तब जाके F2 वेक्टर मिला होगा। बोले हाँ, तो इसका मतलब इसका साइज भी 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा F2 वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जहां पे वो नंबर पॉजिटिव है तो उसका साइज उतने टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइज उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा भाई, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और साइज उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जहां पे वो नंबर पॉजिटिव है, तो जितने नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका साइज उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी साइज उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पलट जाएगी। बोले कैसे? मैंने कहा एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मिटा देते हैं आप, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर जहां पे वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है, जहां पे वो नंबर नेगेटिव है, सो द साइज ऑफ वेक्टर बिकम्स n टाइम्स। अगर किसी n नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइज तो n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि n नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई, एक वेक्टर है तेरे पास 2 न्यूटन का F1 वेक्टर, या यार अब मैं F1 F2 से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं मैं फ्रस्ट्रेट सा हो रहा हूँ, तो अब मैं कुछ नया लूंगा। मैंने कहा एक वेक्टर है P वेक्टर, और P वेक्टर की वैल्यू है 3, ठीक है, 3 न्यूटन मान ले।
पी वेक्टर 3 न्यूटन का है, मैंने कहा हाँ। और अब मैंने क्या किया, पी वेक्टर था 3 न्यूटन का, इस पी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया लेट से -2 से, मल्टीप्लाई बाय -2। तो जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो नया वेक्टर है उसको मैं क्यू वेक्टर बोल देता हूँ, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 -6। मतलब पी वेक्टर 3 न्यूटन था, 3 न्यूटन को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 न्यूटन का वेक्टर मिला, और ये मेरा एक नया वेक्टर है। क्यों नया क्यों बोल दिया, अरे भाई इसके मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है तो इसका अलग है ना मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं नया वेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। हाँ, तो इस वेक्टर को एक माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6 न्यूटन। तो अब ड्रॉ कैसे करेंगे सर, देखो अगर आप इसको 3 न्यूटन वाला वेक्टर बोल रहे हो पी वेक्टर, तो जो -6 होगा, 6 मतलब साइज डबल हो जाएगा, कुछ ऐसे समझो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। समझे, कैच किया ये चीज। 3 न्यूटन है, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 न्यूटन बना। 6 न्यूटन मतलब क्या हो गया, 6 न्यूटन मतलब हो गया कि साइज डबल, 3 का डबल। तो ये 3 था, 3 का डबल, लेकिन माइनस मतलब वेक्टर की डायरेक्शन पलट दो। बोले ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, नोट वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर मैं किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे एक F1 वेक्टर है, यही ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। F1 वेक्टर मान लेते हैं 3 न्यूटन का है, ठीक है। मैंने क्या किया, F1 वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो एक नया वेक्टर आ गया F2 वेक्टर, तो वो हो जाएगा -3 न्यूटन का, है ना। किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे वही तो आएगा, किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, बस आगे माइनस लग जाएगा। बोले हाँ यार। तो यानी कि अगर F1 वेक्टर में बोल रहा हूँ 3 न्यूटन का इधर है ना यार, तो जो F2 वेक्टर होगा, वो भी इतना ही होगा साइज में, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपने कैच कर ली होगी। क्लियर, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, ये वाला टॉपिक हमने बहुत आराम से खत्म कर लिया है। चलो ठीक है। एक सवाल करते हैं और फिर ये टॉपिक खत्म है पूरी तरह से, पूरी तरह से। बोले क्या टॉपिक है, सवाल क्या है। मैंने कहा सवाल मैं नोट करके लाया हूँ यार, बहुत बढ़िया सवाल है, फंडामेंटल सवाल है, ठीक है। मैं सवाल जरा देख के नोट कर रहा हूँ। सवाल है हमारे पास, ए वेक्टर जो है, ये सवाल है, ये है 10 न्यूटन ईस्ट, फाइंड, या फिर बोला जाए तो ड्रॉ 2A वेक्टर 3A A/2 और -2A। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इसे ड्रॉ व्रॉ मत करो, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाता, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो, इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यार समझ, ए वेक्टर अगर 10 न्यूटन का है, तो तुझे ये चीज समझ में आ रहा होगा 2A वेक्टर 20 न्यूटन का नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो आप ऐसे समझो, अगर ए वेक्टर 10 न्यूटन का है, ठीक है, तो 2A वेक्टर हो जाएगा 20 न्यूटन का, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल, क्योंकि ये इसका डबल हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब कि साइज डबल हो गया, 3 से मतलब ट्रिपल हो गया। 3A वेक्टर क्या है, 3A वेक्टर 30 न्यूटन का है, तो वो तो और भी बड़ा हो जाएगा 3A वेक्टर, है ना, जिसको आप बोल लो 30 न्यूटन का। क्यों, क्योंकि किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका साइज उतने टाइम्स बढ़ जाता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 न्यूटन वाला वेक्टर आएगा, 10 न्यूटन इंटू 3 30 न्यूटन। तो 3 टाइम्स साइज बढ़ा दो, इसका 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 न्यूटन। A/2 वेक्टर, तो ए वेक्टर अगर 10 न्यूटन का है तो A/2 कितने का हो जाएगा, 5 न्यूटन का। -2A वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखो 2 से मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर को, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, और क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे माइनस आ जाएगा। मतलब 2A वेक्टर को ड्रॉ करें तो ये जैसे 10 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 20 न्यूटन, तो यही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी। तो ये था सवाल।
तो अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, चलो आओ, और साथ साथ नोट भी करते रहना। जैसे अगला टॉपिक है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स किसे बोलते हैं? मैंने कहा देखो भाई किसे बोलते हैं। तो मैंने कहा यार देख, दो वेक्टर को तू को इनिशियल कब कह सकता है? दो वेक्टर को तू को इनिशियल कब कह सकता है? जब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो मैं ऐसा लिख दूं डेफिनेशन में, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल। इनिशियल की स्पेलिंग आई गेस चेक कर लेना, आई एन, हाँ इनिशियल गलत है, INITIAL। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली वेक्टर्स तो आएगा ही यार। दो वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल वेक्टर if they have same initial points। बोलो क्लियर? कि दो वेक्टर को आप कोई इनिशियल वेक्टर तब बोलोगे जब उन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। अच्छा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा हाँ। अच्छा उनका मैग्नीट्यूड का क्या सीन है? अभी मैग्नीट्यूड बाद में, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मान ले एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो यार ए वेक्टर भी इसी पॉइंट से निकला है और बी वेक्टर भी इसी पॉइंट से निकला है, तो क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो मैं बोल दूंगा कि ये को इनिशियल वेक्टर होंगे। इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, इनके इनिशियल पॉइंट क्या होने चाहिए मेरे भाई? सेम होनी चाहिए। अच्छा ये होता है को इनिशियल वेक्टर, मैंने कहा हाँ। तो इसको नोट कर लो। और अब हम लोग अपना आता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बहुत प्यारा टॉपिक है। और अभी अरे यार क्लास आज थोड़ी लंबी खींचने वाला हूं मैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले पैरेलल पे आने से पहले कुछ बातें बता देते हैं, बेसिक फंडामेंटल। हाँ, तो मैं बोल रहा था यार, मेरा माइक कौन है? ठीक है, मैं बोल रहा था यार कि एक बात बता, अगर मुझे किसी वेक्टर को बदलना है, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। मतलब ये कि लेट से ये वेक्टर है और ये वेक्टर मैंने बोल दिया ये एरो वाला वेक्टर है ना, वही एरो से जो मैं रिप्रेजेंट करता था। मान ले 5 न्यूटन का है। मैंने क्या किया, इस वेक्टर में कुछ जोड़ घटा के अभी इस वेक्टर का मैंने कर दिया मैग्नीट्यूड डबल। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन। तो अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल गया तो ये वेक्टर भी बदल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोल रहा था ना यार कि F1 वेक्टर है, ठीक है, बस रफली देख लो 2 न्यूटन का। मैंने कहा हाँ, तो 2F1 कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन का। तो ये जो 2F1 है ये एक नया वेक्टर आ जाएगा F2। मतलब किसी वेक्टर को अगर आप मैग्नीट्यूड बदलते हो किसी वेक्टर का, ठीक है, अरे यार ये कितना कड़क धूप आ रहा है, ये सब नॉर्मल हुआ ना। हाँ, तो किसी वेक्टर को 2 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप बदलते हो तो मैग्नीट्यूड बदल, ये जो ब्राइटनेस आ रही है इसको इग्नोर मारना। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ होता है क्या यहाँ? कंट्रास्ट कंट्रास्ट आई गेस इतना थोड़ा सा तो किया है, बाकी भगवान के मालिक। F1 वेक्टर 2 न्यूटन का है, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलूंगा तो ये वेक्टर भी बदल जाएगा। अब ये एक नया वेक्टर है जिसको मैंने F2 बोला। इसका मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलने से उस वेक्टर को भी आप बदल सकते हो। मतलब वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बदला तो वेक्टर बदल जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। अब ये पुराना वाला वेक्टर नहीं रहा। अच्छा, ऐसे ही तो ऐसा समझ, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन है 2 न्यूटन इधर की ओर, ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया ना, इसको ऐसे पलट दिया मतलब अब मैंने ऐसा बना दिया 2 न्यूटन का वेक्टर। तो क्या अब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? तो आंसर है नहीं सर, अभी भी ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी। वेक्टर क्या है? वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये होता है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर पे मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। अगर आप ये बदलते हो मैग्नीट्यूड तो भी वेक्टर बदलेगा, और अगर आप ये बदलते हो डायरेक्शन
तो भी वेक्टर बदलेगा। मतलब वेक्टर मैग्नीट्यूड से भी बदलता है, वेक्टर डायरेक्शन से भी बदलता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे इस वाले केस में मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा लेकिन डायरेक्शन बदली तो वेक्टर बदल जाएगा। अच्छा, ये बात है। मैंने कहा हाँ। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एचकेसी लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। क्या? सलीनियन खोपचा कंसेप्ट जो हमारे सर हमें पढ़ाते थे। तो इसको ऐसे समझो कि अगर किसी, हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश भी आती है लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम गंवार नहीं हो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला तो आपका वेक्टर भी बदल जाएगा। गेट चिपकाना थोड़ा, वहीं पे होगा देखो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला, माइक इज ऑन, यस माइक इज ऑन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला तो आपका वेक्टर भी बदल जाएगा। एंड सेम एज डायरेक्शन, सेम एज फॉर डायरेक्शन। मतलब किसी वेक्टर को बदलना है तो आप मैग्नीट्यूड बदल दो तो भी वेक्टर बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल दो तो भी वेक्टर बदल जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं पैरेलली शिफ्टिंग का क्या मतलब है। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गए। हम्म ऐसे समझाऊं या ऐसे समझाऊं? चलो ऐसे समझो। मान लो ये एक वेक्टर है, मान लिया। वेक्टर कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का, ठीक है। मैंने इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, ठीक है। पहले मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दे मैग्नीट्यूड बदल जाता था, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदलता था तो वेक्टर भी बदल जाता था। अभी मैंने इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा है। हाँ सर, मैग्नीट्यूड सेम रखा है। मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली। डायरेक्शन नहीं बदली मतलब इसकी जो टोपी है, टोपी मतलब समझ रहे हो, टोपी मतलब ये वाली चीज, ये इसको मैं टोपी बोल रहा हूँ। तो इसकी जो टोपी है, मैंने कहा हाँ, वो इसी डायरेक्शन में और पूंछ इसी डायरेक्शन में। अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा, समझना समझना समझना, अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो क्या मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी? हाँ सर बदल दी। तो क्या ये वेक्टर भी बदल जाएगा? हाँ सर बदल जाएगा। हाँ सर बदल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वेक्टर की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कुछ ना बदलूं जिससे वेक्टर सेम रहे। तो देख ऐसे रखा है मैंने वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मैंने नहीं बदला, इसकी डायरेक्शन भी मैंने यही रखी है, तो ये वेक्टर नहीं बदल रहा। क्या अब ये वेक्टर बदला? सोचो सोचो सोचो। नहीं बदला, क्योंकि अभी भी मैंने इसको टेढ़ा खींचा नहीं किया, मतलब डायरेक्शन नहीं बदली है और मैग्नीट्यूड नहीं बदला। क्या अब ये वेक्टर बदला? नहीं बदला। क्या अब ये 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 बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सर डायरेक्शन तो वही है ना, पूंछ तो उसी डायरेक्शन में है ना। ठीक है, आपने इसको ऐसे पलटा नहीं है, हाँ अब बदल गया। आपने इसका मैग्नीट्यूड डबल नहीं किया, है ना। आपने डायरेक्शन तो वही रखी है ना, डायरेक्शन भी वही रखी है, मैग्नीट्यूड भी वही रखी है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल दूं, इसको वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर है डायरेक्शन। हाँ, तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर सेम है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलली ऊपर नीचे दाएं बाएं इसके ऊपर उसके ऊपर शिफ्ट करते हो तो वो वेक्टर नहीं बदलता। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या है कि अगर हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से था, वो तो मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ, ये फील हो चीजें। अगर हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो कर सकते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, गंदी सी बात। मुझे लिखना चाहिए हम वेक्टर को अपनी जरूरत के हिसाब से पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वी कैन शिफ्ट, नहीं यार इससे मजा नहीं आ रहा, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। माइक इज ऑन, यस माइक इज ऑन।
सो वी कैन पैरेलली शिफ्ट, शिफ्टी लिख दिया हमने, शिफ्टी, वी कैन पैरेलली शिफ्ट, पैरेलली, ठीक है, वी कैन पैरेलली शिफ्ट एनी वेक्टर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सिंपल सी बात है, हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कोई वेक्टर है पी वेक्टर, ये इधर है, मैंने कहा अगर मैं इस पी वेक्टर को उठा के इधर रख दूं, लेकिन देख इसकी डायरेक्शन नहीं बदली, अभी भी यहां से यहां है, अभी भी यहां से यहां है, और ना इसको मैंने रोटेट किया है, अभी भी ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है। तो ये वेक्टर जो होंगे ये पैरेलल वेक्टर होंगे, तो आप इसको यहां से यहां शिफ्ट करो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर हमारा ऑलवेज सेम रहेगा। या फिर अगर मैं ऐसे बात करूं कि मान लेते हैं मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर है। मैंने कहा हाँ, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख दूं, लेकिन मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली है, अभी भी ये थीटा एंगल ही बना रहे हैं। इस वेक्टर को उठा के मैंने यहां से यहां कर दिया, अभी भी मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली है, ये एंगल थीटा ही बना रहे हैं। इसको मैंने उठा के यहां रख दिया, अभी भी ये नहीं बदला, इसकी डायरेक्शन थीटा ही है। तो अभी भी ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। दैट्स इट। एक काम करो, इतने सभ्यता से मैंने चीजें समझाई हैं, इसको नोट करो। चलो 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 स्टार्ट हो जाओ। कर लिया नोट? मजा आया? आगे पढ़ाऊं? आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं, दो टॉपिक पढ़ा देता हूं और बस इतना काफी है, ठीक है, दो टॉपिक पढ़ा देता हूं और इतना काफी है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है और ट्रायंगल लॉ किसे बोलते हैं। हेलो एवरीवन, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमें पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक, लिखो 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 लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? मैंने कहा दो वेक्टर के बीच का एंगल। अगर आपको कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप उनको पूंछ से पूंछ टच कर दो, उनकी उनकी टेल को दूसरे की टेल से टच कर दो, या हेड टू हेड टच कर दो। मतलब बेसिकली क्या है, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर मैंने बोल दिया ऐसा है ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, मैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना चाहता हूं, तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं निकाल सकता हूं। बोले कैसे? सर देखो, आपने अभी हमें सिखाया था किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो ए को तो ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा हाँ यार, ये ए तो अपना मचे में है, लेकिन सर पैरेलली शिफ्ट करने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा है, तो सर इसको ना ऐसे उठा के इसके ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर दो। अरे भैया कर सकता हूं मैं, ये मत बोलना नहीं, इसको सर यहां से उठा के इसकी खोपड़ी पे जोड़ दो, मतलब कुछ इस प्रकार से, बिना उसका एंगल चेंज किए। अच्छा, बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए। अच्छा, ये बात है। तो ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर को इसके पूंछ से पूंछ जोड़ दिया है ना, टेल से टेल जोड़ दी, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एक सबसे बेकार तरीका मुझे एक और लगता है, वो भी मेरा फर्ज है बताना। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का एक और तरीका है, आप उनको हेड टू हेड जोड़ दो। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टी टू टी किया है, मतलब टेल टू टेल ज्वाइन किया है। लेकिन एक होता है हेड टू हेड, एच टू एच, हेड टू हेड। हेड टू हेड जानते हो क्या होता है? सर इसकी खोपड़ी देखो, इसको एज इट इज रहने दो, इसकी खोपड़ी को इसकी खोपड़ी पे जोड़ दो, तो वो ऐसे जोड़ेंगे। नहीं सर मैं तो ना इधर जोड़ूंगा। मैंने कहा अगर तू इधर जोड़ रहा है तो तू पागल है, तू ऐसे जोड़ने की बोल रहा है। भाई मैंने खोपड़ी को खोपड़ी से जोड़ने को बोला है, तो ये ऐसे ही तो रखेगा ना। हाँ आप समझे, है ना, थोड़ा बेसिक बुद्धि और थोड़ा सा ज्ञान, बस दैट्स इट। तो यार देख, अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर से इस प्रकार से जोड़ूं, तो ये भी दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, समझे? तो बस यही बताना था मुझे।
दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो आप उनको टेल टू टेल जोड़ दो या हेड टू हेड जोड़ दो। तो यहां मैं लिख दूं क्या दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को पता करने के लिए आप उनको हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। मैंने सिर्फ डेफिनेशन में यही लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलवेज इसी को यूज करता हूँ। टेल टू टेल वाली बात बस पता होनी चाहिए, बट उसको आपको यूज में कभी नहीं लेना, आप हमेशा इसको यूज करोगे। बोले अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ यार बात सही है। समझो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनको हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। समझे? तो ये था दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो ना अब मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, बस कुछ सवाल करवा के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे पास। ठीक है, ये देखो बढ़िया बढ़िया सवाल, ये देख रहे हो? कोई अपने नोट दिखाता नहीं है, सीक्रेट होता है। तो चलो ठीक है, मैंने दिखा दिया। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये सवाल है। जैसे पहला सवाल ये है कि लेट से ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा? अरे सर क्या पागलों वाली बात है, तो देख के ही समझ में आ रहा है 30 डिग्री इज द आंसर। मैंने कहा हाँ। अब यहाँ पे आते हैं कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन आज के समय के वो बोलते क्या है, यार 30 में मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों? एक काम करता हूँ ना, ये टोटल एंगल 360 होता है, तो इतना सा जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये 330 होगा, मैं तो 330 टिक मारूंगा, तो हो जाओगे तुम कलर। एंगल हमेशा छोटा वाला लेते हैं और दोनों वेक्टर के बीच में लेते हैं। जब दो वेक्टर को पूंछ से पूंछ ज्वाइन करोगे तो उनके बीच वाला एंगल होता है, तो दिस इज करेक्ट। बोले ठीक है। मैंने कहा समझ, एक वेक्टर मैंने बोल दिया ए वेक्टर, एक वेक्टर मैंने बोल दिया, पहले मुझे ड्रॉ करने दो, पी वेक्टर। बोले हाँ, और ये वाला एंगल 120। अब बताओ जरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे अरे सर 120 हो जाएगा। मैंने कहा 120 क्यों हो जाएगा? आपने ही तो सिखाया था दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो या तो उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, या तो हेड टू हेड यानी कि पूंछ से पूंछ जोड़ दो, या फिर सर से सर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा दो वेक्टर के बीच का एंगल। बोले हाँ यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा थर्ड सवाल है सर, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, और वेक्टर बी जो है ना सर, मैंने कहा हाँ, ये 45 डिग्री पे है। मैंने कहा हाँ, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? सर इस वेक्टर को उठाकर इसकी खोपड़ी पे रख दो, कुछ इस प्रकार से। ये वेक्टर ए अपनी जगह और इस वेक्टर बी को उठाकर इसकी खोपड़ी पे रख दिया, तो ये हो गया वेक्टर बी। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। ठीक है, खत्म। व्हेन आई थॉट कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा, तो मैं तो सोचता था कैमरे के सामने फट जाएगी, नर्वस होंगे, बट यार यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लगता वैसा, है ना। मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होके पढ़ाता हूँ, है ना। बस यही बताना था यार, वरना मेरे कुछ लोग हैं, है ना, दोस्त वगैरह, वो बोल रहे थे भाई तेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस होता है। मैंने कहा यार अभी ऐसा ही नहीं यार, अब ऐसा ही रहूंगा, है ना। अब मैं नाच कूद के थोड़ी ना दिखाऊंगा कि चलो बंदरों की तरह उछलो कूदो, है ना, नृत्य प्रदर्शन करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है भाई। हम्म देख, अगला सवाल मैं यहाँ लिख दूं क्या? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है मेरे भाई कि ए वेक्टर ये रहा और ये रहा बी वेक्टर, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा बताओ? अरे सर कितना सस्ता सा सवाल दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा आसान है। बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? अरे सर साफ साफ लिखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री होगा। मैंने कहा तू पागल है, तू गधा है भाई। मैंने तुझे क्या बोला था, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उनको हेड टू हेड ज्वाइन करो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो। ये तू क्या कर रहे है बे? ये हेड टू टेल ज्वाइन कर रहा है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है।
तो मतलब 60 डिग्री इज नॉट आंसर। हाँ, 60 डिग्री तो आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? करो कुछ मत, टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। इस वेक्टर को उठाओ और इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो इसके टेल पे। मतलब ये वेक्टर एज इट इज रहने दो, ठीक है, और इस वेक्टर को उठाकर यहां रख दो, ए वेक्टर को। देख, बी वेक्टर अपनी जगह, ए वेक्टर को उठाकर थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया ऐसे। अब समझ, ये वाला एंगल पहले कितना था? 60। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर टोटल एंगल 180 है, तो 180 माइनस 60 इज द आंसर 120। खत्म। बोलो क्लियर? ये रफ है, ठीक है, ये रफ है। तो 120 आ गया आंसर। कुछ मुश्किल था? अरे घोंचू, ये एंगल 60 था। मैंने कहा हाँ। तो इस वेक्टर को उठा के आगे शिफ्ट किया। मैंने कहा हाँ। तो ये एंगल तो अभी भी 60 है। हाँ, लेकिन मुझे तो ये चाहिए क्योंकि दो वेक्टर के पूंछ से पूंछ के बीच वाला एंगल एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। बोले हाँ। तो 120 इज द आंसर। बोले अच्छा ये बात है, तुम इतनी देर से ये बताना चाह रहे हो। मैंने कहा और क्या बता रहा हूँ, तू ही बता। बस थोड़े से सवाल और कर दूं और फिर खत्म, है ना? बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है भाई ये। देख 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 देख। ये लास्ट सवाल करवा देता हूँ, या इसके बाद भी कुछ बढ़िया सवाल है क्या मेरे पास? हाँ है, तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो आप क्या बोलोगे? क्या फर्जी सवाल है? साफ साफ समझ में आ रहा है 60 डिग्री है। मैंने कहा हाँ यार। बोले क्यों? क्योंकि ए वेक्टर को अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा, एंगल तो 60 रहेगा ना यार। हाँ, तो देखते ही समझ में आ गया कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। बोले ठीक है। अगला सवाल, कुछ बढ़िया सवाल करवाते हैं। हम्म। सवाल कहाँ है? बस ये देखने दो एक बार सवाल का। क्या बताएं सवालों का? सवाल कहाँ है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है भाई। हम्म, ये बढ़िया सवाल है भाई। मैं सोचता हूँ ना, इसको ग्रीन पेन से ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। हम्म। हम्म। भाई मेरे भाई देख, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं करनी। एसकेएम सर हैं एक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनसे बढ़िया कोई नहीं है पूरे यूट्यूब पे। काफी सर आर्य बाबा को बोलते हैं, है ना? बट मेरे हिसाब से वो बेस्ट है एसकेएम सर। आर्य सर थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, मैंने पढ़ा है ना उनसे। तो यार ये ए वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या है? सवाल है, पहला सवाल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। दूसरा सवाल, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तीसरा सवाल, सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो आप बहुत इजीली बता दोगे। देखो सर, ए वेक्टर और सी वेक्टर पूंछ से पूंछ जुड़े हैं, तो इनके बीच का एंगल कितने हैं? 60। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना है मेरे भाई? 60। अगला है ए और बी के बीच का एंगल। मैंने कहा सर देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो सर समझो ए वेक्टर ये रहा। मैंने कहा हाँ, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर आपका ये रहा, ये वाला। मैंने कहा हाँ। तो कुछ मत करो। मैंने कहा क्यों कुछ मत करो यार, मुझे तो सवाल करने। अरे यार वो तो कर लो, पर ये ए वेक्टर एज इट इज ड्रॉ कर लो, है ना? मेरा माइक तो ऑन है ना, क्या मैं खुद से ही बातें ना कर रहा हूँ? हाँ, पागल लगूंगा भाई। ये ए वेक्टर है, इसको मैंने यहां लिखा। हम्म। अरे सॉरी, मैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहा हूँ ना। हाँ, ये एंगल 60 था। तो अगर मैं इस ए वेक्टर को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं कुछ इस प्रकार से, और ये सी वेक्टर, ठीक है, बेसिकली किया क्या, इस ए वेक्टर को उठा के थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, तो ए वेक्टर आगे, मतलब ए वेक्टर की टेल को इसके टेल से ज्वाइन कर दिया। तो अब ये वाला एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये तो 60 था, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री, इसका आंसर।
तो यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। अब मैं चाहता हूं आप ओरली करना सीखो, ये ड्रॉ ना करो। हे भगवान, कितना मिनट हो गया? अरे भाई 1 घंटा हो गया। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो सर बी वेक्टर का भी मूंछ और सी वेक्टर का भी मूंछ, मतलब दोनों का हेड कनेक्टेड है, तो दोनों के हेड के बीच का एंगल 60 है, तो ये 60 आ गया। ठीक है, और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए मेरे भाई इतना काफी है। एक लास्ट सवाल के साथ, एक लास्ट सवाल है, तो मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्टली कैसे करते हैं, ठीक है, बिना कुछ ड्राइंग वाइंग बने। ठीक है, जल्दी से करते हैं। देखो, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। अरे भाई साहब, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए और बी के बीच का एंगल, सर ये ए है, ये बी है। अगर मैं ए की टेल को इसकी टेल पे ज्वाइन कर दूं, मतलब इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा इनके बीच का एंगल। ये कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 30 दैट इज 160 इसका आंसर। नहीं सॉरी, 150। ठीक है, समझे ना यार? ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को उठा के आगे शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो जब आगे शिफ्ट करोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा, पता लग जाएगा। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेड से टेल ज्वाइन है, और हमें पता है टेल से टेल ज्वाइन होनी चाहिए या हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए। बी और सी के बीच का एंगल बताओ। तो मैंने कहा बी और सी दोनों की हेड से हेड ज्वाइन है और 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट 60 डिग्री बोलो। ए और सी के बीच का बताओ। ये ए है, ये सी है, दोनों की टेल से टेल ज्वाइन है, तो साथ साथ समझ में आ रहा है 90 डिग्री है। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। उम्मीद है पसंद आया होगा। और ठीक है यार, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में मैंने सोचा थोड़ा खींच लेते हैं, आज ये टॉपिक खत्म ही कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रायंगल लॉ वगैरह। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।